Hello student, in today's lecture we are going to learn about the next algorithm, scheduling algorithm, and the name of algorithm is HJF. That means shortage job. Learning outcome of today's lecture is understand the concept of different scheduling algorithm, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द HJF. HJF stand for shortage job first and the SRTN. SRTN means shortest remaining time next scheduling algorithm. Today's lecture prerequisite is different scheduling टाइप्स में FCFS, जो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट द FCFS, वो हमारा आज के लेक्चर के लिए प्रीरिक्विसाइट रहेगा. सो नाउ व्हाट इज HJF? HJF स्टैंड फॉर शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, मीन्स जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम रहेगा वो प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी. दिस इज नॉन प्रीएम्प्टिव एंड प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग. अगर हम यहाँ पे HJF की बात करते हैं तो HJF ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग भी होगा और नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग से भी काम कर सकता है. बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज द वेटिंग टाइम. अगर हमने यहाँ पे FCFS की बात करेंगे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, तो वहाँ पे अगर जो हमको वेटिंग टाइम मिला हुआ है और सेम एग्जांपल को अगर हम HJF के थ्रू सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जो वेटिंग टाइम मिलेगा हमको वो लेस मिलेगा एज कम्पेयर टू द FCFS. सो जहाँ पे वेटिंग टाइम कम मिलेगा वो एल्गोरिथम हमारे लिए बेस्ट रहेगा फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम. इजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच सिस्टम वेयर रिक्वायर्ड CPU टाइम इज नोन इन एडवांस. अभी अगर हम यहाँ पे HJF की बात करते हैं तो बैच सिस्टम के लिए बेस्ट रहेगा. व्हाई? बिकॉज वहाँ पे CPU को जो रिक्वायर्ड टाइम है वो हमको पहले से यहाँ पे पता रहेगा. सो इन दैट केस हम HJF वहाँ पे बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं. बट सेम थिंग इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट इन इंटरएक्टिव सिस्टम वेयर द रिक्वायर्ड CPU टाइम इज नॉट नोन. जहाँ पे हमको रिक्वायर्ड CPU टाइम नहीं पता है कि प्रोसेस को एग्जीक्यूशन की कितने टाइम की जरूरत है, वो अगर हमको नहीं पता है तो ऐसे सिस्टम में हम HJF को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते. द प्रोसेसर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम प्रोसेसर विल टेक. जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट 4th नंबर के पॉइंट को डिस्कस किया कि यहाँ पे प्रोसेसर को कितनी जरूरत है टाइम की, वो हमको यहाँ पे पहले से ही पता रहेगा. आफ्टर दैट हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा व्हाट इज अराइवल टाइम. इट इज द टाइम व्हेन द प्रोसेस कम्स इन रेडी क्यू आफ्टर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ फर्स्ट प्रोसेस. अराइवल टाइम का कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब कोई एक प्रोसेस अपना सबसे पहली प्रोसेस जब अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगी, सो ड्यूरिंग दैट एग्जीक्यूशन कितने इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में, मतलब कितने टाइम के बाद में प्रोसेसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आ रही है, सो वो जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका अराइवल टाइम. इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में जब हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे FCFS के, तब हमने अराइवल टाइम को भी वहां पे समझा था. यहाँ पे एक नोट आपके लिए रहेगी फॉर द HJF. इफ अराइवल टाइम इज नॉट गिवन इन द न्यूमेरिकल देन सॉल्व बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव HJF. अगेन रिपीट, अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में तो हम उसको सॉल्व करेंगे नॉन प्रीएम्प्टिव HJF से. बट इफ द अराइवल टाइम इज गिवन इन द न्यूमेरिकल देन दिस इज एन प्रीएम्प्टिव HJF और नॉन प्रीएम्प्टिव HJF. अगर अराइवल टाइम गिवन है न्यूमेरिकल में, आपको एग्जांपल में दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय द HJF, तो और उस एग्जांपल में आपको प्रोसेसेस बस टाइम और अगर अराइवल टाइम गिवन है, सो यू कैन सॉल्व इट बाय द प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव वे. सो इट कैन बी सॉल्व बाय बोथ द शेड्यूलिंग टाइम. कि अगर अराइवल टाइम गिवन है HJF में और बोला है आपको कि अराइवल टाइम गिवन होने के बाद में कि सॉल्व बाय द HJF, तो आप सॉल्व कर सकते हो उसको बाय द प्रीएम्प्टिव और बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव वे. सो ये जो दो, नाउ हम हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए सबसे पहले इसी डायग्राम को डिस्कस करने वाले हैं. बिफोर स्टार्टिंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वी हैव टू रिवाइज द प्रोसेस स्टेट. हमको ये चीज हमेशा रिवाइज करनी है हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के लिए. इन शॉर्ट, द प्रोसेस हैविंग द लोएस्ट बस टाइम विल शेड्यूल द फर्स्ट फॉर द एग्जीक्यूशन. अगर हम HJF की बात करते हैं तो जिस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम होगा वो प्रोसेस का एग्जीक्यूशन सबसे पहले स्टार्ट होगा. उसके लिए इस डायग्राम को हमने डिस्कस किया था. न्यू स्टेट में अगर है दैट मींस दिस इज द जॉब क्यू. ऑल द प्रोसेस जनरेट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम. वो कहाँ पे रहेगी? जॉब क्यू में, जो प्रेजेंट रहेगा हार्ड डिस्क पे. जो प्रोसेसेस रेडी होंगी फॉर स्टार्टिंग इट्स एग्जीक्यूशन, दिस प्रोसेस कम्स इन अ रेडी क्यू, जो हमारा रैम रहेगा जिसके ऊपर में हम शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट वन होता है डिवाइस क्यू. पर्टिकुलर डिवाइस का पर्टिकुलर डिवाइस क्यू रहेगा.
नेक्स्ट वन इज रनिंग, दैट मीन्स सीपीयू के पास में प्रोसेस रेडी क्यू से निकल के जाएगी। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा शेड्यूलर डिस्पैच जिसको हम बोलेंगे, जिसके थ्रू प्रोसेस रेडी क्यू से निकल कर सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए जाने वाली है। सो अराइवल टाइम की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जब पहली प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी तो ड्यूरिंग वो प्रोसेस सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन में रहेंगी, और जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम वन बाय वन प्रोसेस जॉब क्यू में से रेडी क्यू में अगर आ रही है तो कितने टाइम के बाद में आ रही है, प्रोसेस वन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने के कितने टाइम के बाद में वो प्रोसेस रेडी क्यू में आ रही है, वो जो टाइम रहेगा वो रहेगा अराइवल टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। So now we will discuss the example of HJF. So first example है example of HJF without arrival time। आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे HJF का एक एग्जाम्पल जो अराइवल टाइम जिसमें मेंशन नहीं है। मींस अगर अराइवल टाइम मेंशन नहीं है मींस क्या होगा, मींस ऑल द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द जॉब क्यू टू रेडी क्यू एट द सेम टाइम। अगर अराइवल टाइम गिवन नहीं है तो क्या होगा, सिंपल सा कंसेप्ट कि सभी की सभी प्रोसेस एक साथ जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आई हुई है। अगर यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन नहीं, जिसके हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा हो कि अराइवल टाइम अगर गिवन नहीं है तो हम उसको सॉल्व किससे करते हैं, ओनली बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव एचजेएफ। सो अभी हम देखते हैं कि एक एग्जांपल आपको पूछा हुआ है, प्रोसेस P1, P2, P3, P4 एंड द बर्स्ट टाइम 6 मिलीसेकंड, 8 मिलीसेकंड, 7 मिलीसेकंड एंड 3 मिलीसेकंड। देयर इज नो अराइवल टाइम, मींस व्हाट, ऑल द प्रोसेस कम्स फ्रॉम द जॉब क्यू टू रेडी क्यू एट द सेम टाइम। तो हम इसको 3 स्टेप में सॉल्व करते हैं जैसा हमने एफसीएफएस में देखा। फर्स्ट वन इज बार चार्ट। बार चार्ट मींस व्हाट, कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीपीयू, मींस हाउ द सीपीयू एग्जीक्यूट द प्रोसेसेस इन विच सीक्वेंसेस। सो सबसे पहले आप एक रो ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मैंने एक साथ प्रोसेसेस इन किया हुआ है, तो आपको वैसा नहीं करना है, आपको वन बाय वन प्रोसेस को लिखना है, उसका एग्जीक्यूशन टाइम लिखना है, और वो कंटिन्यू करते हुए आपका फाइनल एक इमेज इस तरीके से बनेगा कि एक रो में 4 प्रोसेस आपको दिख रही है। अभी हम डिस्कस करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पुट करते हैं, 0। अगेन रिपीट, हम सबसे पहले क्या पुट करते हैं, 0। दिस इज द टाइमर जो अभी फिलहाल के लिए 0 है। व्हाई, बिकॉज सीपीयू अभी आइडल स्टेट पे है। बट अभी क्या होगा कि जॉब क्यू में से चारों की चारों प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुकी है एक साथ, और रेडी क्यू में आने के बाद में अभी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एचजेएफ। एचजेएफ में क्या, अराइवल टाइम तो गिवन नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, कि हमको सिंपल तरीके से देखना है कि किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम है। तो हमने चारों प्रोसेस को चेक किया तो हमको मिला P4 प्रोसेस हैविंग द लेस बस टाइम। सो हमने क्या किया, हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम ने क्या किया, सबसे पहले P4 को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया सीपीयू के पास में। तो हमने हमारे यहाँ पे पहली प्रोसेस आई है P4, और क्योंकि हम नॉन प्रीएम्प्टिव की बात कर रहे हैं, मीन्स जब प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूशन के लिए चली जाए तो सीपीयू से वापस से रेडी क्यू में नहीं आएगी। सो जब P4 एग्जीक्यूशन के लिए जाएगा तो P4 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना रहेगा, 3 मिलीसेकंड। आफ्टर कंप्लीटिंग P4, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है जिसका बस टाइम कम है, तो आपको यहाँ पे दिखेगी P4 तो एग्जीक्यूट हो चुकी है, अभी आपको यहाँ पे क्या दिखेगी, P1 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 6 मिलीसेकंड। तो 3 plus 6 is 9। After that P1 and P4 is executed, the remaining process in the ready queue is P2 and P3। So सबसे लेस बस टाइम किसका अभी रिमेनिंग प्रोसेस में से, P3 का। तो P3 का कितना है, 7। तो 9 plus 7 is 16 and last process in the ready queue is P2 and the time of P2 is 8। So 16 plus 8 24। So this is the bar chart for the HJF without arrival time। नेक्स्ट स्टेप हमारी थी वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम को फाइंड आउट करो। तो किस तरीके से, इस तरीके से आपको टेबल डिजाइन करना है। प्रोसेस P1, P2, P3, P4, वेटिंग टाइम क्या होता है, उस प्रोसेस के पर्टिकुलर प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब उसका होता है वेटिंग टाइम। अगेन रिपीट, प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब क्या होगा, वेटिंग टाइम, एंड राइट साइड मतलब क्या होगा, टर्न अराउंड टाइम। सो P1 की बात करते हो तो P1 का लेफ्ट साइड में आपको क्या दिख रहा है, 3। सो वेटिंग टाइम ऑफ P1 इज 3। P2 का वेटिंग टाइम क्या होगा, 16। P3 का वेटिंग टाइम क्या होगा, 9। P4 का वेटिंग टाइम क्या होगा, 0। अभी ये वेटिंग टाइम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जब P4 एग्जीक्यूट हो रहा था 3 मिलीसेकंड के लिए, तो P1 ने वेट किया रेडी क्यू में कितने टाइम के लिए, 3 मिलीसेकंड, इसलिए P1 का वेटिंग टाइम होगा 0।
P4 का वेटिंग टाइम P1 का वेटिंग टाइम होगा 3। P4 का वेटिंग टाइम 0 क्यों है? क्योंकि सबसे पहले P4 ही रेडी क्यू में जाने के तुरंत बाद एग्जीक्यूशन के लिए निकला और वहां से टाइमर शुरू हो चुका है, इसलिए यहाँ पे P4 ने वेट नहीं किया रेडी क्यू में, इसलिए P4 का वेटिंग टाइम होगा 0। और जब P4 P1 एग्जीक्यूट हो रहे थे तो P3 एंड P2 भी वेट कर रहे थे रेडी क्यू में, तो P3 का वेटिंग टाइम होगा 9। और जब P4 P1 P3 एग्जीक्यूट हो रहे थे तो P2 रेडी क्यू में वेट कर रहा था, इसलिए P2 का वेटिंग टाइम होगा 16। So what is turnaround time? तो turnaround time मतलब time between submitting the process in the ready queue and terminating the process from the CPU. This time is a turnaround time. तो जब P4 एग्जीक्यूट हो रहा था तो P1 P3 P2 वेट कर रहा था, तो वो टाइम भी उसमें ऐड हो जाएगा, इसीलिए P4 का टर्न अराउंड टाइम होगा 3 मिलीसेकंड, P1 का होगा 9 मिलीसेकंड, P3 का होगा 16 मिलीसेकंड और P2 का होगा 24 मिलीसेकंड। ओके, दिस इज द टर्न अराउंड टाइम, आप टेबल में देख सकते हो। आफ्टर दैट हमको जो फाइंड आउट करना रहता है वो क्या रहेगा? एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा? 3 + 16 + 9 + 0 डिवाइड बाय 4। वाई 4? बिकॉज देयर आर 4 प्रोसेसेस। तो फाइनली वी विल गेट 7 मिलीसेकंड एवरेज वेटिंग टाइम। Average turnaround time is 9 + 24 + 16 + 3 divided by 4. So we will get 13 milliseconds. This is the average turnaround time. You can take a screenshot for the future reference. So this is the HF without arrival time. Without arrival time में आपको उसको solve करना पड़ेगा by the non-preemptive scheduling algorithm. Now we are going to discuss about the HF with the arrival time. So example of HF with arrival time means all the process comes from job queue to ready queue some interval of time after starting the execution of first process, that is preemptive HF. हमने जो पहला एग्जांपल डिस्कस किया उसमें अराइवल टाइम नहीं था, दैट मीन्स दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव। बट अगर हम इस एग्जांपल की बात करेंगे तो इट इज अ प्रीएम्प्टिव और यू कैन सॉल्व इट बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव वे आल्सो। सो अभी प्रीएम्प्टिव में किस तरीके से करेंगे, तो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ जो एग्जाम में सेम एग्जांपल आपको नंबर ऑफ टाइम पूछा जा सकता है। P1 P2 P3 P4 प्रोसेस, बस टाइम 8495 एंड अराइवल टाइम इज 0 1 2 3। नाउ एचएफ क्या बोल रहा है कि अभी हमको अगर इसको सॉल्व करना है तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? बार चार्ट। बार चार्ट में हम रो ड्रॉ करेंगे, 0 पुट करेंगे। अभी यहाँ पे आपको प्रोसेसेस दिख रहे P1 P2 P4 P1 P3। अगर आप यहाँ पे P1 को देखोगे आपको रिपीट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? तो सबसे पहले एक बात आपको फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि जब आप ये रो ड्रॉ करोगे बार चार्ट के अंदर में तो सारी की सारी प्रोसेस आप इस तरीके से वहां पे आपको नहीं लिखना है, आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को ऐड करना है। आपको जो करना पड़ेगा वो क्या है कि एक रो ड्रॉ कर लो और शुरुआत में 0 पुट कर लो। अभी आप जाओ आपके एल्गोरिदम के ऊपर में। एल्गोरिदम कौन सा है आपका? एचएफ, जो क्या बोल रहा है? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा उस प्रोसेस को हम सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए भेजेंगे। बट क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम है तो सारी की सारी प्रोसेस रेडी क्यू में एट अ सेम टाइम नहीं आई हुई है। सो यहाँ पे क्या होगा कि जॉब क्यू में चारों प्रोसेस थी, बट सबसे पहली प्रोसेस जो जॉब क्यू में से रेडी क्यू में आई वो थी P1 प्रोसेस, और P1 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम था 8 मिलीसेकंड। तो P1 ने रेडी क्यू में वेट नहीं किया और तुरंत एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास में चला गया। दैट मीन्स हमारे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने उसको एग्जीक्यूशन के लिए सीपीयू के पास में भेज दिया। नाउ सीपीयू के साथ में P1 एग्जीक्यूट हो रहा है। अगेन रिपीट, सीपीयू के साथ में P1 एग्जीक्यूट हो रहा है और बाकी P2 P3 P4 प्रोसेस जो थी जॉब क्यू में थी। बट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ P1 प्रोसेस, जब P1 प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन 1 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया, अगेन रिपीट देखिए आप यहाँ पे P1 ने अपना एग्जीक्यूशन 1 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया तो रेडी क्यू में जो है जॉब क्यू में से एक प्रोसेस फिर से आई जिसका नाम था P2 प्रोसेस और उसका बर्स्ट टाइम था 4 मिलीसेकंड। तो अभी यहाँ पे हमारा क्या जनरेट होगा? इंटरप्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की। यहाँ पे जनरेट क्या होगा? इंटरप्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिदम की।
सो इंटरप्ट में क्या होगा कि जो नई प्रोसेस आई हुई है हम उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम चेक करेंगे और अभी हमको उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम 4 मिलीसेकंड मिला और सीपीयू के साथ में जो करंटली एग्जीक्यूशन में प्रोसेस थी उसका रिमेनिंग बर्स्ट टाइम कितना होगा 7 मिलीसेकंड। वाई? बिकॉज ऑलरेडी P1 ने अपना 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। आई अगेन रिपीट, रिमेनिंग टाइम क्या होगा P1 का 7 मिलीसेकंड। वाई? बिकॉज उसने ऑलरेडी अपना 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्ट कॉल करेगा, जैसे कि हमने प्रोसेस स्टेट के डायग्राम में देखा हुआ है। इंटरप्ट कॉल करेगा और जो सीपीयू के पास में P1 प्रोसेस थी हम उस P1 प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में भेज देंगे और यहाँ पे P2 प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए ले लेंगे। सो हमारे पास में P1 फिर से कहाँ पे आ जाएगा, रेडी क्यू में, और P2 किसके पास में रहेगा, सीपीयू के पास में। क्यों? क्योंकि सीपीयू P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो लेस है एज कंपेयर टू द बर्स्ट टाइम ऑफ P1 प्रोसेस। P1 का 7 मिलीसेकंड है और P2 का कितना है 4 मिलीसेकंड। सो नाउ P2 इज एग्जीक्यूटेड विद द सीपीयू। अभी यहाँ पे ऑलरेडी 1 मिलीसेकंड का एग्जीक्यूशन सीपीयू कर चुका था। P2 फिर से 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा तो टोटल टाइम होगा 2 मिलीसेकंड और 2 मिलीसेकंड के बाद में रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस आई, P3 प्रोसेस, और P3 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था 9 मिलीसेकंड एंड द रिमेनिंग टाइम ऑफ P2 क्या है 3 मिलीसेकंड। सो ऑलवेज 3 इज लेस देन 9, तो P2 अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। यहाँ पे इंटरप्ट कॉल नहीं होगा। अभी रेडी क्यू में देखिए आप दो प्रोसेस रहेगी, P1 प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 7 मिलीसेकंड और P3 प्रोसेस जिसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 9 मिलीसेकंड। और जो P2 है वो किसके पास में रहेगा, सीपीयू के पास में। सो P2 ने अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू किया। आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ P2 फॉर द 2 मिलीसेकंड टोटल टाइम ऑफ सीपीयू इज 3 मिलीसेकंड। तो आफ्टर 3 मिलीसेकंड क्या हुआ, P4 प्रोसेस रेडी क्यू में है और उसका टाइम कितना था 5 मिलीसेकंड और P2 का रिमेनिंग टाइम कितना है 2 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे इंटरप्ट कॉल नहीं होगा। तो नाउ अभी सिचुएशन क्या रहेगी कि आपके रेडी क्यू में P1 रहेगा जिसका रिमेनिंग टाइम 7 मिलीसेकंड है, P3 रहेगा जिसका टाइम 9 मिलीसेकंड है और P4 रहेगा जिसका टाइम 5 मिलीसेकंड होगा। और अभी यहाँ पे कोई प्रोसेस नहीं बची हुई है इसलिए P2 अपना टोटल एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो P2 का यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा 1 + 4 = 5 मिलीसेकंड। नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ P2 प्रोसेस हम रेडी क्यू में देखेंगे कि अभी कितनी प्रोसेस बची हुई है। तो P1 बचा हुआ है 7 मिलीसेकंड टाइम है उसका, P3 बचा हुआ है जिसका 9 मिलीसेकंड है और P4 बचा हुआ है जिसका 5 मिलीसेकंड। तो अभी सबसे लेस बर्स्ट टाइम किसका है, P4 प्रोसेस का है, इसलिए हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आएगी P4। तो P4 का टाइम कितना है 5 मिलीसेकंड, तो 5 + 5 = 10। आफ्टर P4 प्रोसेस कौन सी बची है, P1 एंड P3। तो P1 का रिमेनिंग 7 मिलीसेकंड है, ऑलरेडी वो अपना 1 मिलीसेकंड पहले ही कंप्लीट कर चुका है। तो नाउ P1 7 के साथ में आएगा और अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। तो 10 + 7 = 17। अगेन रिपीट, 10 + 7 = 17 एंड लास्ट में हमारा रेडी क्यू में कौन सी प्रोसेस बची है, P3। सो 17 + 19 = 26। 17 + 19 = 26। सो इस तरीके से सीपीयू प्रीएम्प्टिव एचजेएफ में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नाउ वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम क्या होगा। सो दिस इज द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम। अभी अगर आप यहाँ पे P1 को देखोगे तो P1 का वेटिंग टाइम क्या होगा, तो अराइवल टाइम गिवन है, दैट मीन्स हमको उसको माइनस करना पड़ेगा हर एक प्रोसेस के वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम में से। ये हमको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। बट अगर आप यहाँ पे P1 का वेटिंग टाइम देखोगे, P1 का वेटिंग टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो P1 के वेटिंग टाइम में आपको दो वेटिंग टाइम दिख रहे होंगे P1 के, क्योंकि मैंने बोला है प्रोसेस का लेफ्ट साइड मतलब वेटिंग टाइम होगा। सो P1 का एक फर्स्ट P1 आपको दिख रहा है तो वहाँ पे 0 है और सेकंड P1 दिख रहा है तो वहाँ पे 10 है। बट यहाँ पे एक्चुअल में हमको वेटिंग टाइम मतलब क्या होता है कि प्रोसेस कितने टाइम के लिए रेडी क्यू में रुका था, वो वेटिंग टाइम होता है। अभी आपको यहाँ पे दो वेटिंग टाइम दिख रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट कि आपको जो सेकंड वाली प्रोसेस रहेगा उसका लेफ्ट साइड आपको कंसीडर करना पड़ेगा। व्हाई, बिकॉज आफ्टर दैट P1 प्रोसेस फिर से आपको बार चार्ट में नहीं दिख रही है। सो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा 10 मिलीसेकंड, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ P1। आई अगेन रिपीट,
दिस इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम ऑफ P1 बिकॉज ऑलरेडी P1 1 मिली सेकेंड के लिए एग्जीक्यूट हो चुका है, इसलिए हम क्या करेंगे, P1 का वेटिंग टाइम 10 मिली सेकेंड हमने कंसिडर किया, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल वेटिंग टाइम क्योंकि ऑलरेडी वो 1 मिली सेकेंड CPU के साथ में एग्जीक्यूट हुआ था, तो प्रोसेस CPU के साथ में थी, इसलिए हमने क्या किया, 10 - 1 किया और माइनस कर दिया अराइवल टाइम, तो 10 - 1 - 0 इक्वल टू 9 मिली सेकेंड इज द एग्जैक्ट वेटिंग टाइम ऑफ P1 प्रोसेस. ओके, अगेन रिपीट, P1 ऑलरेडी 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका था, दैट मीन्स अगर वो एग्जीक्यूट हुआ था तो वो CPU के पास में था, रेडी क्यू में नहीं था 1 मिली सेकेंड के लिए, इसलिए उस टाइम को हमको माइनस करना पड़ेगा वेटिंग टाइम में से. सो यहाँ पे 10 - 1 - 0 इज 9. उसके बाद में P2 का वेटिंग टाइम क्या है, 1. 1 - 1 इज 0. 1 - 1 मतलब वेटिंग टाइम ऑफ P2 इज 1 एंड अराइवल टाइम ऑफ P2 इज 1, दैट मीन्स 1 - 1 इज 0. जैसा P2 है वैसे वो एग्जीक्यूशन के लिए गया था तो उसको रुकना नहीं पड़ा, इसलिए वेटिंग टाइम इज 0. P3 का 17 - 2 15 एंड P4 का 5 - 3 इज 2. नाउ टर्न अराउंड टाइम की अगर हम बात करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम मतलब टाइम बिटवीन सबमिटिंग द प्रोसेस इन द रेडी क्यू एंड टर्मिनेटिंग बाय द CPU इज अ टर्न अराउंड टाइम. तो यहाँ पे हमको ज़्यादा कुछ चेक करना नहीं है, डायरेक्ट P1 का राइट साइड क्या दिख रहा है आपको, लास्ट P1 का राइट साइड, तो 17, तो 17 माइनस कर दो आप अराइवल टाइम, तो 17 - 0 इज 17, 5 - 1 इज 4, 26 - 2 इज 24 एंड 10 - 3 इज 7. So this is the waiting time and turnaround time. Now the average waiting time and turnaround time हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो average waiting time 9 + 0 + 15 + 2 divided by 4 because there are 4 processes, finally we will get 6.5 ms. And average turnaround time is 17 + 4 + 24 + 7 divided by 4, that means 13 millisecond. So this is the HF or with arrival time, that means it can be solved by preemptive and it can be solved by the non-preemptive way. Okay. नाउ हम सेम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव, जैसा कि हमने सेम एग्जांपल को प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया फॉर द प्रीएम्प्टिव. जैसा कि मैंने बोला हुआ है अराइवल टाइम गिवन नहीं है, दैट मीन्स हम उसको सॉल्व करेंगे ओनली बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव एचजेएफ. बट अगर अराइवल टाइम गिवन है तो हम उसको सॉल्व करेंगे बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव और बाय द प्रीएम्प्टिव वे. बट एग्जाम में आपको स्पेसिफाई करके दिया रहेगा कि आप उसको सॉल्व करोगे बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब सॉल्व बाय द प्रीएम्प्टिव एचजेएफ और सॉल्व बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव एचजेएफ. और अगर सिंपली तरीके से बोला हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय द एचजेएफ, सो आपके पास में दो चॉइसेस रहेंगे, आइदर यू कैन सॉल्व बाय द प्रीएम्प्टिव और बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव. सो हमने प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया अबाउट द फॉर द सेम एग्जांपल बाय द प्रीएम्प्टिव एचजेएफ, और अभी हम यहाँ पे देखेंगे सेम एग्जांपल को बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव एचजेएफ. सो फर्स्ट वन इज बार चार्ट. बार चार्ट में प्रोसेसेस आपको दिख रही है, बट जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको पूरे की पूरी रो एज इट इज ड्रॉ नहीं करना है. सो आपको 1 बाय 1 प्रोसेस को यहाँ पे पुट करना है. सो सबसे पहले तो एक रो आप ड्रॉ करोगे, वहाँ पे 0 पुट कर दोगे. आफ्टर दैट एचजेएफ क्या बोल रहा है कि सभी की सभी प्रोसेस यहाँ पे, तो सबसे पहली बात और अराइवल टाइम गिवन है तो सभी की सभी प्रोसेस एट अ सेम टाइम रेडी क्यू में नहीं है. सबसे पहले कौन आया, P1 प्रोसेस. तो P1 प्रोसेस सीपीयू के पास में एग्जीक्यूशन के लिए गया, और जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो आफ्टर 1 मिलीसेकंड P2 आया, आफ्टर 2 मिलीसेकंड P3 आया, आफ्टर 3 मिलीसेकंड P4 प्रोसेस आया रेडी क्यू में. बट जब P1 प्रोसेस आया आफ्टर 1 मिलीसेकंड, तो P1 प्रोसेस P2 प्रोसेस आफ्टर 1 मिलीसेकंड रेडी क्यू में आया जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था सीपीयू के साथ में. तो P2 का यहाँ पे बस टाइम जो था वो 4 मिलीसेकंड था, और रिमेनिंग टाइम ऑफ P1 इज 7 मिलीसेकंड, क्योंकि ऑलरेडी P1 तो 1 मिलीसेकंड के साथ में सीपीयू के साथ में एग्जीक्यूट हो चुका था. बट इन दैट केस भले ही P2 प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम होगा एज कम्पेयर टू द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस P1, फिर भी यहाँ पे P1 ही अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कराएगा, बिकॉज दिस इज द नॉन प्रीएम्प्टिव एचएफ. जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि हॉस्पिटल में 10 पेशेंट ऑलरेडी लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट में है, और एक पेशेंट को डॉक्टर चेक कर रहा है, और सडनली वहाँ पे कि एक एक्सीडेंटल पेशेंट अगर आ जाए तो डॉक्टर क्या करेगा, एक्सीडेंटल पेशेंट वाले को सबसे पहले प्रायोरिटी देगा. वो था हमारा प्रीएम्प्टिव एचजेएफ, जो हमने सेम एग्जांपल के लिए प्रीवियस स्लाइड के ऊपर में डिस्कस किया हुआ है.
और अगर डॉक्टर क्या कर रहा है कि सडनली एक्सीडेंटल पेशेंट अगर आ गया, फिर भी वो पहले करंटली उसके पास में जो पेशेंट है उसको चेक करेगा, उसके बाद में वो 10 पेशेंट को चेक करेगा जो वेटिंग लिस्ट में, आफ्टर दैट इस पेशेंट को, एक्सीडेंटल पेशेंट को अगर प्रायोरिटी दे रहा है, तो वो कहलाएगा यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव एचएफ। सो जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था तो P2, P3, P4 प्रोसेसेस रेडी क्यू में आए, बट यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव एचएफ ने जो रेडी क्यू में नई प्रोसेसेस आई हुई है उन प्रोसेसेस के बस टाइम के तरफ ध्यान नहीं दिया। भले ही उस प्रोसेसेस का बस टाइम कम होगा, फिर भी यहाँ पे P1 ही एग्जीक्यूट होगा, तो P1 ने अपना एग्जीक्यूशन टोटली 8 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया। और जब P1 एग्जीक्यूट हो रहा था, उसने अपना एग्जीक्यूशन 8 मिलीसेकंड का कंप्लीट किया या फिर वो कर रहा था, तब यहाँ पे रेडी क्यू में, जॉब क्यू में से P2, P3 और P4 प्रोसेसेस भी आ गई। अभी आपको क्या करना है, इन तीनों प्रोसेस में से सबसे कम बस टाइम किसका है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है P2 प्रोसेस, तो P2 प्रोसेस का बस टाइम होगा 12 मिलीसेकंड, 4 मिलीसेकंड, तो 8 + 4 = 12। आफ्टर दैट P4 का आपको बस टाइम कम दिख रहा है, तो 12 + 5 = 17। आफ्टर दैट P3 का 9, तो 17 + 9 = 26 मिलीसेकंड। उसके अकॉर्डिंगली ये आपका रहेगा वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, एंड फाइनली एवरेज वेटिंग टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये मिलेगा आपको 7.75 वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम मिलेगा आपको 14.25। सो नाउ अगर आप यहाँ पे सेम एग्जांपल के एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कंपेयर करते हो प्रीएम्प्टिव एचजीएफ के वेटिंग टाइम और टर्न अराउंड टाइम के साथ में, तो आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। दैट मीन्स नॉन प्रीएम्प्टिव में एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा लग रहा है। दैट मीन्स एज कम्पेयर टू द नॉन प्रीएम्प्टिव एचजीएफ, प्रीएम्प्टिव एचजीएफ इज गुड। सो हमने आज अभी यहाँ पे सेम एग्जांपल को सॉल्व किया हुआ है प्रीएम्प्टिव एचजीएफ एंड बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव एचजीएफ। सो यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। SRTN, SRTN मतलब क्या कि प्रीएम्प्टिव एचजीएफ इज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड पे डिस्कस किया हुआ है प्रीएम्प्टिव एचजीएफ, तो प्रीएम्प्टिव एचजीएफ को ही हम बोलते हैं SRTN। सो आपको एग्जाम में आया है कोई एक क्वेश्चन जिसको आपको बोला है कि सॉल्व बाय SRTN, तो आपको सॉल्व करना है प्रीएम्प्टिव एचजीएफ, या फिर आपको बोला रहेगा प्रीएम्प्टिव एचजीएफ से सॉल्व करो, तो आपको सॉल्व करना है प्रीएम्प्टिव एचजीएफ से। व्हाई? बिकॉज प्रीएम्प्टिव एचजीएफ इज नथिंग बट द SRTN, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। As in HJF process with the less CPU bus time get the first preference rather than the first process। जैसा कि HJF में होता है कि जिस प्रोसेस का बस टाइम कम होगा उसको हम पहली प्रायोरिटी देंगे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट प्रोसेस। बट हियर इफ द नेक्स्ट प्रोसेस CPU bus time is less than the already executing process, then it gets preempted out and turn it given to the next process। बट यहाँ पे क्या होगा, HJF में जैसा हम प्रोसेस के बस टाइम को देखते हुए उसको प्रायोरिटी देते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी होगा। बट यहाँ पे सिर्फ क्या होगा कि यहाँ पे इंटरप्ट कॉल होगा। दैट मीन्स कि अगर सीपीयू के साथ में कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है और ड्यूरिंग दिस दैट टाइम अगर एक नई प्रोसेस रेडी क्यू में आई हुई है और जिसका बस टाइम कम होगा, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंटरप्ट कॉल करेगा और जो सीपीयू के पास में प्रोसेस है उस प्रोसेस को वापस से रेडी क्यू में डाल देगा, और जो नई प्रोसेस आई हुई है जिसका बस टाइम कम था उसको सबसे पहले एग्जीक्यूशन के लिए लेगा। वही रहेगा हमारा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट, जो हमारा प्रीएम्प्टिव एचजीएफ था। इफ अराइवल टाइम इज गिवन इन द एग्जांपल, देन इट इज प्रीएम्प्टिव एचजीएफ एंड प्रीएम्प्टिव एचजीएफ इज आल्सो नोन एज SRTN। अभी SRTN में एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जब एचजीएफ में अराइवल टाइम गिवन था तो इट कैन बी सॉल्व बाय द प्रीएम्प्टिव और बाय द नॉन प्रीएम्प्टिव वे। बट SRTN में क्या होगा कि आपको अराइवल टाइम मस्ट होगा, अराइवल टाइम दिया है तभी हम SRTN से उसको सॉल्व करेंगे। प्रीएम्प्टिव एचजीएफ एंड SRTN आर बोथ सेम। अगेन रिपीट, प्रीएम्प्टिव एचजीएफ और SRTN जो होता है वो दोनों सेम ही होगा। In the following example, arrival time is given, so it can be solved by the preemptive and non-preemptive algorithm. So, if we solve this example by the preemptive way, then it is considered as SRTN, and SRTN and preemptive are same. Same example जो हमने अभी डिस्कस किया था 8495, मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया हुआ है क्योंकि आपको ये चीज़ क्लियर हो सके कि SRTN और प्रीएम्प्टिव एचजीएफ दोनों भी सेम होगा। तो फिर से बार चार्ट, फिर से हमारी प्रोसेसेस, फिर से सेम टाइमिंग 0, 1, 5, 10, 17 एंड 26। उसके बाद में वेटिंग टाइम भी आपका वही रहेगा
एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम इज 6.5 एंड 13 मिलीसेकंड। मैंने आपको सेम एग्जांपल उसी के लिए दिया हुआ है कि ताकि आपको ये क्लियर रहे कि SR10 and preemptive HF both are same. Preemptive HF is also known as SRTN. These are the MSBD questions. Solve the following by the HF, non-preemptive, preemptive. Find out the average waiting time and turnaround time. These are the some example. First one is without arrival time. That means it can be solved by the non-preemptive HF only. Second example is 8495. अराइवल टाइम इज 0 1 2 3 4। सो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव वे से, क्योंकि यहाँ पे अराइवल टाइम गिवन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज देयर आर 5 प्रोसेसेस, अराइवल टाइम इज 0 1 2 3 4। सो यू कैन सॉल्व इट बाय द प्रीएम्प्टिव एचएफ और नॉन प्रीएम्प्टिव एचएफ। जब आप प्रीएम्प्टिव एचएफ से सॉल्व करोगे तो हम उसको ही कंसिडर करेंगे SRTN। दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन। ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, सो यू कैन सॉल्व इट एंड चेक योर आंसर। समरी ऑफ लर्निंग आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया अबाउट द HF एंड SR। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न द नेक्स्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। थैंक यू।